हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। ईपीएफओ रिवीजन सीरीज़ कर रहे थे हम इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज से रिलेटेड। अच्छा, थोड़े ही दिन रहे हैं आपके, लगभग एग्जैक्टली 1 मंथ रहा है अब। एंड आई होप कि थर्ड वेव का तांडव ना हो। एंड देर आर लाइक 90% चांसेस कि आपका पेपर होके ही रहेगा अनलेस दिस फैक्टर्स कम्स इन। ठीक है, बट नेवरदलेस अभी लास्ट मोमेंट पे हम लोग अपनी प्रिपरेशन के आ गए हुए हैं। आपका ये रिवीजन चल रहा है, इसके साथ साथ आप पढ़ भी रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ईपीएफओ की डू यू गाइज वांट अ टेस्ट सीरीज और नॉट। कमेंट सेक्शन में बताइए कि यस सर, नो सर, हमें चाहिए कि नहीं। ठीक है, उसी हिसाब से आपके जितने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से विल लॉन्च आर टेस्ट सीरीज़। ठीक है, चलिए आज फैक्ट्रीज एक्ट का हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा चैप्टर करेंगे, वेलफेयर। और देखिए दोस्तों, इसी से आपके 90% क्वेश्चन आएंगे एटलीस्ट फैक्ट्रीज एक्ट के तहत। तो 90% यहीं से आते हैं। वो क्यों? देखिए, यहाँ से आपके जो हैं वो नंबर्स पूछे जाते हैं कि कितने नंबर्स चाहिए, मतलब कितने वर्कर्स की कैपेसिटी होनी चाहिए। नंबर्स जो है यहाँ से आते हैं। इस चैप्टर में सारा दिया हुआ है, तो इस सेक्शन कंप्लीट करेंगे। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेक्शन थोड़ा सा कोई 1-2 मिनट की बात कर लेता हूँ आपसे। ठीक है, अब ईपीएफओ का 1 मंथ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, एक छोटी सी बात कर रहा हूँ दोस्तों। अब आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस जो है अपनी एमसीक्यूज़ की वो बढ़ा दीजिए। मतलब कि आपकी 90% जो है सिर्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्पेशली किस में, मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग जो है पार्ट आपका। ठीक है जी, वो आपका जो क्वांट है वो आप उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ाइए। इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट जो है उस पर कीजिए। ठीक है, और करंट अफेयर्स जो हैं, जो नए मत पढ़िएगा, नए अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स रिवीजन पे लेके आना। ठीक है, कई बार क्या होता है कि, और आपने आई होप कि नोट्स में बनाए होंगे कि कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं, जैसे कि आपके प्राइजेस हो गए। ठीक है, वो इस टाइप के क्वेश्चंस तो आते आते हैं और ये नॉर्मली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने एमसीक्यूज़ बढ़ाने हैं। और साथ में जो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कैच है इस एग्ज़ाम का 1 मंथ तक, दोस्तों अब ये चीज़ आप पक्का करना। और ये मैंने अपने लाइफ में खुद सीखा हुआ है। जैसे अगर आपका सपोज़ 10 बजे 10 AM एग्ज़ाम है, तो आपके जितने भी एमसीक्यू प्रैक्टिस है, अब वो आप टाइम के साथ टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेंगे। 10 AM मतलब 10 AM आपने बैठना है फ़ोन स्विच ऑफ करके। 2 घंटे का अगर आपका एग्ज़ाम है तो यू विल सिट फॉर इट फॉर 2 hours। फिर उसमें अगर आप मतलब डेज़ डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अब ये 30 डेज़ के लिए आपने पूरा का पूरा 10 AM तक यू विल प्रैक्टिस। ठीक है, अब ये 10 AM में क्यों बोल रहा हूँ? देखिए दोस्तों, नॉर्मली क्या है, अब जैसे मैं तो, मेरा रूटीन क्या रहता है, आई गेट अप अराउंड 4 AM एवरी डे, ये मेरा रूटीन है। लेकिन कुछ लोगों का रूटीन होता है 2 AM सो रहे होते हैं। अब जो कोई 2 बजे सो रहा है उसका डिफरेंट रहता है, या कोई 4 बजे भी सो रहा है पढ़ के, तो वो 10 बजे नहीं उठ पाता। अब आप 1 मंथ से अपने आप को एक्लिमेटाइज कर देंगे 10 AM का, अगर आपका टाइम स्लॉट है ईपीएफओ एग्ज़ाम का, तो आपका जो है वो मेंटली आप रेडी हो जाओगे। ठीक है, आपका जो माइंड है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आप इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि 2 hours तो आप स्लॉट बना के 4 बार के 2 hours के स्लॉट बना के एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। मैं, क्योंकि मेरा खुद का एग्जांपल है दोस्तों, आपने भले ही कितनी ज़्यादा पढ़ाई कर ली हो, बट अल्टीमेटली क्या है कि आप उन 2 घंटों में क्या करोगे, वट एवर यू विल डू इन योर 2 hours विल मैटर द मोस्ट। ठीक है, इसलिए 10 AM वाला स्लॉट पक्का कीजिए। साथ में 4 बार, अगर इसको वो तो कहते हैं ना कि डॉक्टर बोलता है कि हाँ जी दवाई को 4 बार लेना है, वैसे आप ऐसे कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। स्पेशली इंग्लिश और मैथ्स को कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और बाकी टाइम पे आप 2 से 3 घंटे जो है रिवाइज कीजिए। एंड आई एम 100% श्योर कि इस वाली एक्टिविटी से लास्ट 30 डेज़ में, मतलब जब मैंने अपना CDS देना होता था, ठीक है, CDS असिस्टेंट कमांडेंट कोई भी एग्ज़ाम देना होता, तो मैं लास्ट 30 डेज़ में ये करता था एंड आई हैव क्वालिफाइड इट। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि इट्स इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
चलिए अब शुरू करते हैं वेलफेयर के बारे में, ठीक है। अब सेक्शन 42 क्या है, ये वॉशिंग फैसिलिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। वॉशिंग फैसिलिटी में क्या है कि हर फैक्ट्री में एडिक्वेट सूटेबल वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है जी, फॉर वॉशिंग, वो प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है जी, और मेंटेन करनी चाहिए किस चीज़ के लिए, यूज़ ऑफ द वर्कर। और सेपरेट एडिक्वेटली स्क्रीन्ड फैसिलिटीज़ भी होंगी। स्क्रीन्ड फैसिलिटीज़ मतलब कि मेल्स के लिए अलग होनी चाहिए और फीमेल्स के लिए अलग होनी चाहिए, ठीक है जी, ये एक स्टैट्यूट में दिया हुआ है। और ऐसी फैसिलिटीज़ को कन्वीनियंटली एक्सेसिबल और साफ़ सुथरा रखा जाएगा, मतलब कि उसको यूज़ करने के लिए आसानी हो और साफ़ सुथरा भी रखना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट इस रिस्पेक्ट में क्या क्या बना सकती है, ठीक है जी, वो इस रिस्पेक्ट में जहाँ पे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह हो रहा है वहाँ पे स्टैंडर्ड्स बना सकती है, एडुकेट और सेट सूटेबल फैसिलिटी किसकी, वॉशिंग की। तो ये किस में आता है, सेक्शन 42 में। इस वाले में ये दोस्तों जो हम वेलफेयर वाला करेंगे इसके सेक्शंस आप प्लीज़ याद रख लेना, ठीक है। प्लीज़ इसके सेक्शंस जो हैं ये याद रखने ज़रूरी हैं आपके, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे अगला सेक्शन देखते हैं। अगला सेक्शन क्या है, सेक्शन 43 कहता है फैसिलिटीज़ फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथिंग, ठीक है। अब ये वाला सेक्शन किस चीज़ से है, स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी फैक्ट्री या क्लास ऑफ फैक्ट्री के हिसाब से रूल्स बना सकता है, किस चीज़ के लिए, सूटेबल प्लेसेस के लिए जहाँ पे कि क्लोजिंग नॉट वॉर्न ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स जो है वो, या फिर फॉर ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ होनी चाहिए। अब देखिए आपके क्या होता है कि काफ़ी फैक्ट्रीज़ में आपके जो हैं क्लोथ्स जो होते हैं ना वो पहनने पड़ते हैं, जैसे कि सपोज़ कार मैन्युफैक्चरिंग ही है, वहाँ पे आपकी जो क्लोथिंग है वो डिफरेंट रहती है, ठीक है, क्योंकि वो रफ़ एंड टफ रहता है, ठीक है जी। और वो आपको पता होता है, जैसे कई बार होता है कि हाँ जी इस वाले सेक्शन में ब्लू कलर वाले यूनिफॉर्म होगी, इस वाली सेक्शन में रेड होगी, तो उससे रिलेटेड क्या है, उसकी स्टोरिंग और ड्राइंग जो है उसकी फैसिलिटी प्रॉपरली होनी चाहिए। अब 44 पे आते हैं। 44 कहता है फैसिलिटीज़ फॉर सिटिंग, मतलब बैठने के लिए, ठीक है। अब हर फैक्ट्री में क्या है, सूटेबल अरेंजमेंट होनी चाहिए सिटिंग, बैठने के लिए, ठीक है जी, जहाँ पे कि वर्कर्स ऑब्लाइज टू वर्क इन स्टैंडिंग पोजीशन इन ऑर्डर दे मेक टेक एडवांटेज ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी फॉर रेस्ट विच में अकर इन कोर्स ऑफ देयर वर्क, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कन्वेयर बेल्ट चल रही है, ठीक है, यहाँ पे काम चल रहा है, आपके कन्वेयर बेल्ट में सामान आ रहा है, अब यहाँ पे बंदा खड़ा है इंस्पेक्शन कर रहा है, अब उसको यहाँ पे बैठने के लिए एक सूटेबल सिटिंग वो भी देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3-4 घंटे तक बंदा खड़ा ही रहा है और फिर उसकी एफिशिएंसी ख़राब हो गई और हाथ इधर उधर लग गया और डेंजरस हैज़ार्ड में पहुँच गया, ठीक है जी। या फिर अगला क्या है कि चीफ इंस्पेक्टर को लगता है कि वर्कर्स इन एनी फैक्ट्री इंगेज्ड इन पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो है वर्किंग इन पर्टिकुलर रूम, ठीक है जी, आर एबल टू डू देयर वर्क एफिशिएंटली इन सिटिंग पोजीशन, मतलब कि हमारे चीफ इंस्पेक्टर साहब को लगता है कि कोई पर्टिकुलर रूम में बैठ के उनका काम ज़्यादा एफिशिएंटली हो सकता है, तो वो राइटिंग में वो चीज़ देंगे, क्या किसको देंगे, ऑक्यूपायर को, कि आप इस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डेट से पहले सीटिंग अरेंजमेंट करो, किसकी, वर्कर्स की। तो ये आ गया आपका, ठीक है। तीसरा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एंड ऑफिशियल गैजेट क्या डिक्लेयर करेगा, प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड फैक्ट्री क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्रीज और टू एनी स्पेसिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है जी। मतलब कि आपके कोई भी सबसेक्शन 1 में है जो आपने दिया हुआ है, तो स्टेट गवर्नमेंट और नोटिफिकेशन में बता सकता है कि कौन कौन से जो हैं वो सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। 45 में आते हैं। 45 कहते हैं फर्स्ट एड एंड अप्लायंसेस। अब ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एड एंड अप्लायंसेस। ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसमें देखेंगे, एक एक लाइन पढ़ना ज़रूरी है इस वाले सेक्शन में। क्या है, देयर शैल इन एवरी फैक्ट्री बी प्रोवाइडेड मेंटेन्ड एज सो एज टू बी रेडिली एक्सेसिबल, मतलब कि रेडिली एक्सेसिबल होनी चाहिए, एकदम से मिल जाए, ड्यूरिंग ऑल वर्किंग आवर्स। ऑल वर्किंग आवर्स, देखो वर्किंग आवर्स क्या होते हैं, कई फैक्ट्रीज होती हैं जो 24 आवर्स भी काम करती हैं, उसमें शिफ्ट्स के हिसाब से काम होता है, ठीक है जी। तो ऑल वर्किंग आवर्स का मतलब है अगर 12 घंटे हो रही है काम तो 12 घंटे, और 24 घंटे हो रही है तो 24 घंटे, ठीक है। क्या प्रोवाइड करेंगे, फर्स्ट एड बॉक्सेस ये और कपबर्ड्स।
फर्स्ट एड बॉक्सेस या कपबोर्ड्स जिसमें इक्विप्ड होंगे विद प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट्स। और प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट्स कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट बताती है कि ये होने चाहिए। एंड नंबर ऑफ सच बॉक्सेस कपबोर्ड्स टू बी प्रोवाइडेड मेंटेन्ड शैल नॉट बी लेस देन 1 फॉर एवरी 150 वर्कर्स। तो 1 in 150 वर्कर्स, ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। 1 in 150, एक 150 के अगेंस्ट 1 के हिसाब से होना चाहिए। ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड एट वन टाइम, एट वन टाइम मतलब ये 12 घंटे की शिफ्ट है तो एक टाइम में, ठीक है, होनी ही चाहिए। तो मतलब कि अगर 300 वर्कर्स हुए तो कितने हुए? 2, ठीक है जी। क्या? फर्स्ट एड अप्लायंसेस या कपबोर्ड्स, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, नथिंग एक्सेप्ट द प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट्स। मतलब कि मैंने सपोज मैं स्टेट गवर्नमेंट हूँ, मैंने बोला आपने पीसीएम रखनी है, आपने बैंडेजेस रखनी है, आपने डिटॉल रखना है, आपने सिरिंजेस रखनी है, आपने पैड्स रखने हैं, इस टाइप की आपने बर्नॉल रखनी है, ठीक है, ये बोल दिया है। अब ये प्रिस्क्राइब्ड है तो आप यहाँ पे मतलब कि और कुछ नहीं रख सकते प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट्स के अलावा, ठीक है दोस्तों। प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट्स होना इंपॉर्टेंट है। अब हर फर्स्ट एड बॉक्स या कपबोर्ड जो है वो केप्ट इन चार्ज होगी, केप्ट इन चार्ज ऑफ अ सेपरेट रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अब सेपरेट रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन हुआ? he or she holds a certificate in first aid treatment recognized by state government। मतलब कि एरा गैरा कोई भी नत्था गैरा को नहीं होगा, जिसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है वही कर सकता है। एंड हु शैल ऑलवेज बी रेडली अवेलेबल ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, मतलब कि वो हमेशा ही अवेलेबल होना चाहिए। तो ये कैच है हमारा किसका? ये कैच है हमारा फर्स्ट एड एंड अप्लायंसेस का, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है कि हर फैक्ट्री में, इन एवरी फैक्ट्री वेयर इन मोर देन 500 वर्कर्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, देयर शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड एन एम्बुलेंस। अब ये देखिए एम्बुलेंस का क्वेश्चन अगर आपको पूछते हैं 500, ये याद रखिएगा 150 के हिसाब से और 500, एक एम्बुलेंस एम्बुलेंस रूम जो है वो मेंटेन रहेगा, जिसका प्रिस्क्राइब साइज होगा, जिसमें कि प्रिस्क्राइब्ड इक्विपमेंट्स होंगे, और उसके जो इंचार्ज होगा वो मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ होगा, ठीक है जी, विच में बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है जी। और वो रेडीली अवेलेबल होंगे वर्किंग आवर्स में। तो देखिए 500 से ज़्यादा हुए तो आपको एम्बुलेंस रूम रखना पड़ेगा, ठीक है जी। ये है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? कैंटीन्स, ठीक है। देखिए वेलफेयर से आपके क्वेश्चन बहुत इसलिए बनते हैं कि फैक्ट्रीज तो चलो ठीक है, वेलफेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज आ जाता है। फैक्ट्रीज एक्ट में तो बहुत चीज़ें हैं कि क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, वो रिलेटेड टू लॉ है, लेकिन वेलफेयर जो है वो कॉमन ग्राउंड्स रहते हैं स्पेशली फॉर वर्कर्स। और ईपीएफओ बेसिकली किसके लिए है? फॉर वर्कर्स ओनली, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ के लिए, तो ये आपका वेलफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब सेक्शन 46 पे आते हैं। 46 क्या कहता है? कैंटीन्स। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या रूल्स बना सकते हैं रिक्वायरिंग दैट एनी स्पेसिफाइड फैक्ट्री जहाँ पे कि मोर देन 250 वर्कर्स, ये देखिए इधर आ गया 250 वर्कर्स, मोर देन 250 वर्कर्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, ठीक है जी। अ कैंटीन शैल बी प्रोवाइडेड and maintained by the occupier for the use of the workers। ये आ गया। दूसरा क्या है? without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may be provided। ऐसे कौन कौन से होने चाहिए, कौन से रूल्स होने चाहिए? the date by which such canteen shall be provided, कौन सी डेट से आपकी ये कैंटीन चालू होगी। दूसरा स्टैंडर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, अकोमोडेशन, फर्नीचर एंड अदर इक्विपमेंट ऑफ द कैंटीन। मतलब किस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपकी कंस्ट्रक्शन होगी, उसमें कैसे अकोमोडेशन होगी, फर्नीचर कौन सा लगेगा, इक्विपमेंट कौन कौन से होंगे, आलू पैटी मिलेगी आपको, कॉफ़ी मिलेगी, वो सारी चीज़ें, ठीक है जी। ये आगे में आ गया। फूड स्टफ टू बी सर्व्ड देयर इन एंड चार्जेस विच मे बी मेड देयर फॉर, मतलब कि वर्कर के हैसियत के हिसाब से होने चाहिए कि मतलब स्टारबक्स नहीं बनाना है आपने, ठीक है जी। इट्स नॉट द स्टारबक्स, इट्स द नॉर्मल फॉर द वर्कर्स, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनेजिंग कमेटी जो है, देखिए मैनेजिंग कमेटी जो बनती है जिसमें कि वर्कर्स भी होते हैं और ऑक्यूपायर्स भी होते हैं,
फॉर द कैंटीन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, ठीक है जी, वो बनाएगा इसका कैंटीन्स का। आते हैं सेक्शन 47 क्या होता है, शेल्टर्स, रेस्ट रूम्स, लंच रूम्स, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, अब हर फैक्ट्री में जहाँ पे मोर देन 150 वर्कर्स है, देखिए 150 वर्कर्स, इसीलिए मैं कह रहा था वेलफेयर वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से 90% क्वेश्चन आपके बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके वर्कर्स का दिया हुआ कितने होने चाहिए, 150 वर्कर्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, ठीक है, जहाँ पे ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड है, एडुकेट सूटेबल शेल्टर्स या रेस्ट रूम या सूटेबल लंच रूम विद प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है जी, जहाँ पे वर्कर जो हैं खाना खा सकते हैं जो कि अपने घर से लेके आए हैं, ठीक है, शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन फॉर द यूज़ ऑफ वर्कर, ठीक है। प्रोवाइडेड इसमें क्या है कि any canteen maintained by accordance with provision of section 46 shall be regarded as a part of requirement of this subsection। तो ऐसा नहीं है कि आपका ये वाला जो सेक्शन है किस चीज़ से रिलेटेड है, शेल्टर, रेस्ट रूम एंड लंच रूम। सपोज आपकी कैंटीन दी हुई है, ठीक है, तो आपको फिर ये वाली चीज़ नहीं बनाने की ज़रूरत है, ठीक है जी, मतलब कि आप कैंटीन को हम क्या माना जाएगा, ये सेक्शन 47 ही माना जाएगा कि हाँ इन्होंने प्रोवाइड कर दी हुई है, ठीक है जी। Provided further where a lunch room exists no worker shall eat food in the work room, ठीक है जी, मतलब कि अगर लंच रूम एग्जिस्टेंस में है, कैंटीन ऑलरेडी है, तो वर्कर जो है और कहीं खाना नहीं खाएगा, ठीक है जी। द शेल्टर्स और रेस्ट रूम्स और लंच रूम टू बी प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन शैल बी सफिशेंटली लाइटेड, मतलब वहाँ पे लाइट अच्छी होनी चाहिए, ठीक से वेंटिलेशन होनी चाहिए और वो कूल और क्लीन कंडीशन में बनी होनी चाहिए, ये एक क्लॉज है। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसमें प्रिस्क्राइब कर सकती है कि आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, किस रिस्पेक्ट में, कंस्ट्रक्शन, अकोमोडेशन, फर्नीचर, अदर इक्विपमेंट, वही जो ऊपर हमने कैंटीन वाली करी थी, और नोटिफिकेशन निकाल सकती है अपने ऑफिशियल गैजेट में, और किसी भी फैक्ट्री या क्लास को एग्जेम्प्ट भी कर सकती है कि आप ये नहीं, मतलब कि अलाउड नहीं है, ठीक है जी, मतलब कि कई बार होता है कि एग्जेम्पशन मिल जाती है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 48 क्रैचेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रैचेस होते क्या है, जहाँ पे कि छोटे बच्चों को रखते हैं, ठीक है, मैटरनिटी लीव के बाद जब लेडीज़ आती हैं तो उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कई बार घर पे नहीं रह सकते ना, तो उनको खेलने के लिए जगह बनाई होती है। अब देखिए एवरी फैक्ट्री वेयर मोर देन 30 वुमेन्स आर एम्प्लॉयड, ये 30 आ गया, ठीक है, 30 women are ordinarily employed, they shall be provided and maintain a suitable room or rooms for use of children under the age of 6 years, for of such women, ठीक है। अब ये रूम्स कैसे होने चाहिए, ये एडुकेटिव अकोमोडेशन होनी चाहिए, इसकी लाइटिंग ठीक होनी चाहिए, वेंटिलेटेड होनी चाहिए, और एक क्लीन और सैनिटरी कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है जी। और वो किसके अंडर होने चाहिए, वो किसके चार्ज में अंडर होनी चाहिए, वुमेन नॉट मैन, वेमेन के अंडर होनी चाहिए जो कि ट्रेंड हो क्रैचेस में, जो कि चिल्ड्रन और इन्फेंट्स की अपनी कर सकें ख्याल, ठीक है जी। अब स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से इसके रूल्स बना सकती है, वो लोकेशन, स्टैंडर्ड इन रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन, अकोमोडेशन, फर्नीचर, जो ऊपर वाली बात है, लेकिन इसमें ये भी आता है क्लॉज की, देखिए कई बार होता है शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। आपको मिल्क फीडिंग रूम भी होना चाहिए, ठीक है जी, कि जो आपके जो होती हैं लेडीज़, ठीक है, उनको मिल्क फीडिंग रूम भी होना चाहिए, देयर शुड बी मिल्क फीडिंग रूम टू, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, रिक्वायरिंग द प्रोविजन फैक्ट्रीज टू विच सेक्शन अप्लाइज ऑफ एडिशनल फैसिलिटीज़ फॉर टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू वुमेन, ठीक है जी, इंक्लूडिंग सूटेबल प्रोविजन फैसिलिटिंग फॉर वॉशिंग एंड चेंजिंग देयर क्लोथिंग, देखिए डायपर्स चेंज करने होते हैं, ठीक है जी, काफ़ी चीज़ें चेंज करनी थी, तो उसका भी आपकी फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। रिक्वायरिंग द प्रोविजन इन एनी फैक्ट्री ऑफ फ्री मिल्क रिफ्रेशमेंट और बोथ फॉर सच चिल्ड्रन, मतलब कि फ्री मिल्क और रिफ्रेशमेंट का भी प्रोविज़न वहाँ पे होना चाहिए, ये फैक्ट्रीज में एक्ट में दिया हुआ है कि फ्री मिल्क या प्रोविज़न रिफ्रेशमेंट होनी चाहिए, बोथ फॉर सच चिल्ड्रन, ठीक है जी। और फैसिलिटीज़ जो है वो भी देनी चाहिए फॉर मदर्स ऑफ सच चिल्ड्रन टू फीड देम एट नेसेसरी इंटरवल्स, मतलब कि वही मिल्क फीडिंग रूम भी होना चाहिए, ठीक है। अब सेक्शन 49 क्या है, वेलफेयर ऑफिसर्स। वेलफेयर ऑफिसर्स क्या होते हैं, हर फैक्ट्री में जहाँ पे 500 या मोर, ये देखिए 500 या मोर
workers are ordinarily employed, the occupier shall employ in every factory such a number of welfare officers may be prescribed। तो देखिए 500 से ऊपर जो होंगे तो वहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? जो आपके सारे के सारे कार्यभार देखेगा कि किसको पेंशन जारी है, या अगर पेंशन का प्रावधान है कि किसी के अपने जो प्रॉपरली पीएफ कट रहा है कि नहीं, किसी को प्रॉब्लम है। कईयों की आपकी जैसे एसोसिएशन भी बनी होती हैं, ठीक है, जो कि लोन देती हैं, वर्कर्स एसोसिएशन भी होती है, तो वो वेलफेयर ऑफिसर सारी चीज़ें देखता है, ठीक है जी। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या है? स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ड्यूटीज़, क्वालिफिकेशन, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन द सबसेक्शन 1। मतलब वेलफेयर ऑफिसर जो है स्टेट गवर्नमेंट उसकी ड्यूटीज़ और क्वालिफिकेशन बनाएगा, ठीक है। अब सेक्शन 50 क्या कहता है? पावर टू मेक रूल्स टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर। मतलब हमारा वेलफेयर वाला जो चैप्टर है इसमें पावर टू मेक रूल्स जो है वो क्या है। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या है, वो क्या कर सकते हैं? रूल्स बना सकते हैं रिलेटेड टू एग्जेम्प्टिंग सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद सच अल्टरनेटिव अरेंजमेंट। किस चीज़ के? फॉर द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड और एनी फैक्ट्री और क्लास डिस्क्रिप्शन। मतलब कि ये रूल्स बनाने की सारी छूट किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और रिक्वायरिंग इन एनी फैक्ट्री क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्री दैट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री शैल बी देयर, ठीक है जी। तो अब ये है हमारा पूरा का पूरा वेलफेयर से रिलेटेड था, और यहाँ से आपके 90% क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मोस्टली आपका जो फैक्ट्रीज एक्ट जो है इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने कवर करा दिए हुए हैं, जो बचे हुए हैं वो अगले वाले लास्ट लेक्चर में हो जाएगा फैक्ट्रीज एक्ट से रिलेटेड, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या है कि 30 डेज़ में आपने करना क्या क्या है। ऊपर मैंने भी बात कर ली थी, ठीक है। अब क्योंकि लेक्चर ख़त्म हो गया, जिन्होंने यहाँ तक देखना था लेक्चर वो देख चुके हैं, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ें हैं जो कि आपको कोई भी यूट्यूब चैनल इतने प्रॉपरली नहीं बताएगा, ठीक है जी, और बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे, बट मैं बताना चाहता हूँ 30 डेज़ का क्या फंडा होता है। सबसे पहली चीज़ तो एंग्जाइटी पे नहीं लेके आना है। एंग्जाइटी पे नहीं लेके आना कि हाँ आपने 1.5-2 साल वेट कर लिया एग्ज़ाम के लिए, बहुत टाइम पहले होना था, ठीक है जी, लेकिन अब जब एग्ज़ाम होने ही लगा है तो आपने आपको एंग्जाइटी नहीं लेके आना। वो क्या? आप बोलेंगे यार जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल रह गया मेरा, इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रॉपरली नहीं हुआ है, इंग्लिश का पता नहीं है मुझे, मैथ्स का भी पता नहीं है, ठीक है, करंट अफेयर्स का मैं क्या करूँ। ऐसी वाली थिंकिंग नहीं लेके आनी है। देखिए दोस्तों, कंपटीशन में एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है जी, अगर आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वीडियो देख रहा हूँ तो मैं अपने बारे में ही सोचूंगा, आई विल थिंक अबाउट मी एज एन इंडिविजुअल, ठीक है जी, एंड अपने बारे में ही सोचना होता है। अगर आपकी सपोज़ गिविंग एन एग्जांपल कहीं 500 सीट्स हैं तो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट 500 सीट्स, या यू डोंट हैव टू सी कि रिजर्वेशन में कितनी निकल जाएगी, या यू डोंट हैव टू सी कि कितना कंपटीशन है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट लेनी है, ठीक है जी। यू डोंट हैव टू सी द अदर फैक्टर्स, ठीक है, कि इसमें कितनी डिवाइड होगी है, मेरे वाला किस में सेक्शन में पड़ेगा नंबर, ठीक है जी। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट एट ऑल। यू हैव टू थिंक कि मेरी अपनी एक सीट है और मैं उसको लेना है, सबसे पहली चीज़, ठीक है जी। अब ये जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन इतना कितना। अब आप ये देखेंगे कि मैंने कितना कर लिया हुआ है, हाउ मच हैव आई डन, और उसको आपने रिवाइज़ करना है। रिवीजन के साथ एमसीक्यूज़ करने हैं, ठीक है जी, और प्रैक्टिस में लेके आने हैं। होता है पता क्या है बेसिकली दोस्तों, जब आप ये चीज़ बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी पावर जो है इंक्रीज़ होती जाएगी। सपोज़ अगर इस टाइम पे अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हो और आपकी एक्यूरेसी जो है वो आ रही है कितनी, 50%, ठीक है, और आपने 30 डेज़ की अगर आपने लगा दी है तो वही आपकी एक्यूरेसी लास्ट डेज़ में 80% तक चली जाती है, कई बार तो 85% पे चली जाती है। और आपने इतने ज़्यादा क्वेश्चन, देखिए इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होते हैं, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए होते हैं कि आपकी जो क्या है गट फीलिंग भी होती है एग्ज़ाम में, साथ साथ आपके जो गेस वर्क भी होता है वो भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आ जाता है। तो सपोज़ अगर आपका जो है कट ऑफ सपोज़ 40 लेवल पे आना है और अभी एक मंथ में आप उसको 20 लेवल पे लेके आ रहे हैं, तो वही चीज़ आपकी 35 to 40 पे पहुंच जाएगी बहुत आराम से। तो इस टाइम पे यू ओनली नीड टू डू इज़ 30 डेज़ की प्रैक्टिस, ठीक है। और साथ में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका जो है डू यू वांट दिस
कि अब हम टेस्ट सीरीज़ लेके आएँ, कमेंट सेक्शन में बताइए येस और नो। और बाकी आई विल बी ऑलवेज देयर, आई विल बी देयर विद यू फॉर नेक्स्ट 30 days। आई विल कीप मेंटरिंग यू विद माई लेक्चर्स। अपना ख्याल रखिए, कीप अप द जोश। आपने बहुत मेहनत करी है, हमने भी बहुत मेहनत करी है। यू शैल क्लियर दिस एग्ज़ाम। टेक केयर, बाय बाय।